डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः सामाजिक विज्ञान 2023 के सेट नंबर 3 का अनसॉल्व पेपर लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इसमें सेट का नाम बता देता हूँ आपको कि इसके सेट का नाम है 825 EZ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेट का जो नाम है वो है 825 EZ, जिससे मान लीजिए अगर कोई दूसरी कंपनी का खरीद ले तो उसमें सेट खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा 825 EZ। ठीक है, मैं राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर से सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो आइए जरा हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इधर 2-3 दिन लगभग मान के चलिए मंडे तक आपके केमिस्ट्री और मैथ के सेट नहीं मिल पाएंगे आपको, मतलब साइंस के सेट नहीं मिल पाएंगे आपको। मैं केवल और केवल सोशल साइंस प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसको तैयार करिए। तब तक आपको बाकी सेट को घर से तैयार करते रहिए, ठीक है ना। बाकी के नोट्स तैयार करिए, फिर मैं उनके सेट सोमवार से हल कराना शुरू करूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ज़रा, आपकी क्लास का जो पहला सवाल है वो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑटो-वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो आप ज़रा बताइए, मैं ये आपको करवा चुका हूँ सवाल, बोलिए आप। ऑटो-वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो-वान बिस्मार्क जर्मनी का था ना, जर्मनी का मंत्री तो था ऑटो-वान बिस्मार्क। बोलिए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था, पहली क्लास में और पहले सेट में मैंने आपको हल करवाया हुआ था। क्या मैंने हल कराया था बताइए। तो वहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था कि 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में 1871 में जर्मनी का सम्राट कौन घोषित किया गया था, ठीक है ना। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि ऑटो-वान बिस्मार्क यहाँ का मंत्री था, उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे देखिए, कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। तो आपको मैंने दूसरे सेट में ही पढ़ाया था कि नेपोलियन ने एक नेपोलियन संहिता लागू की थी, जिसे नागरिक संहिता कहा गया था। वो नागरिक संहिता कब लागू हुई थी, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में कमेंट करिए, तुरंत मैं आपके कमेंट्स को देखता जा रहा हूँ कि आप कौन सा कमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपको मालूम चला कि 1800 के बाद, सन नहीं बताऊंगा मैं, मेरे मुंह से निकलने वाला था कब उसने नागरिक संहिता बनाई थी। तो 1800 के बाद उसने एक नागरिक संहिता बनाई थी। वहाँ से उसने फ्रांस का सम्राट बनने के गौरव को प्राप्त किया और उसके बाद वो आगे चलता गया चलता गया चलता गया। 1815 तक उसने कई सारे युद्ध लड़े। ध्यान दीजिएगा, 1815 तक उसने कई सारे युद्ध लड़े। परंतु 1815 का समय जब आया तो बाकी देशों को लगा कि ये हम लोग के लिए खतरा बन रहा है। तो बाकी देशों ने मिलकर इसे वाटरलू के युद्ध में हराया था, जो कि बेल्जियम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी, बेल्जियम। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, वाटरलू का युद्ध बेल्जियम में हुआ था और नेपोलियन की पराजय यहीं पे हुई थी। तो आपसे सवाल दो प्रकार से बन सकता है, एक तो अभी आज पूछ लिया गया 1815 में, और वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई थी उसकी, याद रखिएगा। मतलब पूछ लेगा कि नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी, किस युद्ध में हुई थी, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नेपोलियन की पराजय वाटरलू के युद्ध में हुई थी, जो कि बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। उससे पहले वो नेपोलियन जीतता चला जा रहा था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय। देख लो भैया, मैं तीसरा सेट सॉल्व करा रहा हूँ और तीनों में एक सूची का विषय पूछा गया है, इसीलिए आपके लिए संघीय सूची की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जाइए सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिसने नहीं देखी हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो संघीय सूची का विषय कौन सा है, रक्षा, विदेशी व्यापार, उसके बाद आपका जो है रेलवे, ये सब आपका किस में आता है, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब किस में आता है, संघीय सूची में आता है। तो इसमें से रक्षा आपका सही है। जाइए आप वहाँ से प्रमुख लोगों को याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो रेलवे है, रेलवे, ठीक है, जो रेलवे है संघ सूची में आता है, परंतु जो आपका रेलवे पुलिस है, याद रखिएगा, रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पुलिस ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रेलवे संघ सूची, रेलवे पुलिस राज्य सूची, ठीक है। फिर देखिए, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ है, बताएंगे क्या आप इसको। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जुलाई में हुआ था, ये बताया मैंने पीछे आपको। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था जी, अमेरिका में। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर ही हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स नामक कोई संस्था नहीं थी,
ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान था, न्यू हैम्पशायर जगह पे था। कहाँ पे था जी? न्यू हैम्पशायर जगह पे था। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन वुड्स जो स्थान था वो अमेरिका में था। कहाँ पे था? अमेरिका में। और यहीं पे मैंने बताया था ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें IMF और वर्ल्ड बैंक, अभी मैंने हाल फिलहाल की क्लास में आपको सोशल साइंस में कराया था, आप जरूर देख लीजिए क्लास को। अगर वास्तव में आप सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप उन क्लासेज को जरूर देखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लासेज आप करिए। चलिए बाकी आगे देखिए, अगले सवाल की ओर चलें हम लोग, अगले सवाल की ओर चलिए भैया, अगले सवाल की ओर चला जाए। 3 के बाद 4 नंबर, आइए ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया लिखा हुआ है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। चूँकि उस समय अंग्रेजों का राज्य था हमारे ऊपर, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मतलब हमारा राज्य, ठीक है, मतलब हम इस पर राज करेंगे, आप नहीं राज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बाकी इसमें देखिए कथन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं आपसे, तो कथन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे सिलेबस में है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं हो सकेगा तो कल की क्लास में, क्योंकि आज थोड़ा स्लाइड बनाने में देरी हो गई थी, तो कल की क्लास में मैं आपको बहुत ढेर सारे लेके आ जाऊँगा कहावतें, जो कथन थे जिन्होंने कहा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप उनको याद करिएगा, पेपर में हो सकता है उनमें से एक आध दो टपक जाएँ, ठीक। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? बताइए, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? बोलिए, क्या होगा? 21 साल? ना, 21 साल नहीं है, 21 साल चुनाव लड़ने की आयु है, ठीक है। तो मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। क्या है जी? 18 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब आप 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं तो आप मत दे सकते हैं, मतलब मतदान कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो 21 वर्ष मैंने चुनाव लड़ने का बताया है ये सबका नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप भी इस पर कोई कमेंट मत करिएगा कि मतलब ये किसका है, अभी वो मैं बताऊँगा कौन कौन किसका है, मैं इसको अलग से बताऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ठीक तो है, लोकतंत्र में सब लोग समान होते हैं क्योंकि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने इस बात को कहा था, ठीक है ना। तो सभी नागरिकों को ये बढ़ावा देती है। उसके बाद कह रहा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ठीक तो ऐसा ही तो है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति की गरिमा का ध्यान में रखा जाता है, मतलब मेरा है मेरा आत्मसम्मान है इसका भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही हो गया? अ और ब दोनों सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर है। मतलब ये भी सही ये भी सही, तो आपको OMR शीट में कौन सा भरना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर स भरना पड़ना है। पता चला कि अ सही, ब सही, स सही, अ को भी गोला कर लेंगे बाधे लोग, ब को भी पता चला गोला कर दिया और स को भी, ना ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको केवल स पे गोला करना है क्योंकि अ और ब दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे जरा सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, INC भी बोलते हैं, ये भी आप कोष्ठक में लिख सकते हैं INC, नहीं तो पता चला कभी INC की स्थापना कब हुई यही लिख के पूछ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आइए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में हम मानचित्र में पूछे जाते हैं। तो ये जब मैं आपको मैपिंग कराऊंगा तो मैं आपको कराऊंगा, देखिए पीछे मैप दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो जब मैं मैपिंग कराऊंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से अधिवेशन कहाँ पर हुए थे और मैप में आप उनको कहाँ दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी उसका लोड मत लीजिए, बस अभी आप बहुविकल्पी प्रश्नों पर फोकस करिए कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या बातें आपको तैयार करनी है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए 1857 में यह क्रांति हुई थी जी हमारी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, याद रख लीजिएगा, ठीक। आइए जरा अगले पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो इसके लिए तो आपको ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखनी पड़ेगी,
उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, विस्तार पूर्वक मैंने बताया हुआ है कि जब सूचियाँ बनाई जा रही थी तो पहली सूची बनाई गई संघ सूची, दूसरी बनाई गई राज्य सूची और तीसरी बनाई गई समवर्ती सूची। पहले सेट में मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने कितने विषय हैं, बार बार उसी चीज़ का चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा पीछे, संघ में कितने हैं, 100 हैं, राज्य में 61 हैं और इसमें 52 हैं। पहले इसमें 97 थे, अब इसमें पहले इसमें 66 थे, पहले इसमें 47 थे, इसमें से 5 निकाल कर इसमें भेज दिया गया था, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये बातें थी। अब जब हुआ क्या कि 100 विषय भैया आपके संघ सूची में हो गए, 61 विषय राज्य सूची में हो गए, 52 विषय समवर्ती सूची में हो गए, तो बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा, बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा, सवाल ये भी तो पैदा होता है ना। तो बाकी जितने भी विषय बचते हैं, जितने भी विषय बचते हैं सबको अवशिष्ट विषय कह दिया गया। क्या कह दिया गया, अवशिष्ट विषय, ठीक है। और ये अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया। भारत की संसद अर्थात केंद्र, किसको दिया गया, केंद्र अर्थात संघ को, किसको दिया गया, संघ को। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अवशिष्ट विषय पर किसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है जी, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त है। ये बात को आप लिख के रख लीजिएगा। समवर्ती सूची में भैया दोनों लोग बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर दोनों लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर झगड़ा हो गया दोनों में तो किसका मान्य होगा, बोलिए, संघ का मान्य होगा, ठीक है ना। राज्य सूची पे राज्य बना सकता है, केंद्र नहीं बना सकता है। संघ सूची पे संघ बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए भैया, 2 बातें फिर आती हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी है, 2 तारीख आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी। एक भैया तारीख रहेगी 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949। और दूसरा आएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए देखिए, 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान पूरी तरह से तैयार हो चुका था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। याद रख लीजिएगा, संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था और लगभग धाराएं लागू भी कर दी गई थी, लगभग अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। परंतु पूरी तरह से कब लागू हुआ, तो अगर लागू होने का शब्द पूछेगा ना आपसे तो आपको लगाना है 26 जनवरी 1950। तो अब मैं आपको बात बताऊं दोनों में अंतर, कि भैया अगर 26 नवंबर 26 जनवरी दोनों ऑप्शन में आ जाता तो आप क्या करते। तो आप देखते कि यहाँ पे शब्द क्या लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहले 26 नवंबर है या नहीं है, तो फिक्स है, चाहे जो भी पूछे आपको 26 जनवरी ही लगाना है, ठीक है। 15 अगस्त मत लगाइएगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कब लागू हुआ था। लागू शब्द पूछा कि नहीं पूछा है, तो लागू शब्द आपको लगाना है कब, जब 26 जनवरी आएगी तब, ठीक है ना। दिमाग में भरिएगा, अपने दिमाग में बैठाइए, इसको बात को दिमाग में बैठाइए। जब 26 जनवरी बोलेगा ना तब इसको लागू होना हम बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर 26 नवंबर बोला है तो ये अपनाया गया था, क्या किया गया, अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, इसको बोल सकते हैं आप, अंगीकृत किया गया, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी को लागू किया गया था। अब बात ये उठी कि भैया 26 नवंबर को जब पूरा तैयार हो गया था तो क्यों 26 जनवरी का समय निर्धारित किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 1929 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसीलिए नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 26 जनवरी को करते हैं, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलें। आइए जरा, यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल हैं, देखिए, दमदार सवाल है। आइए देखिए आप लोग क्या कह रहा है इसमें सवाल। कह रहा है किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। पूरी मिट्टी मैंने पढ़ाई हुई है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई है तो जाइए आप अपनी प्लेलिस्ट में सारी मिट्टी देख लीजिए, किस राज्य को पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। जानना जरूरी है बच्चा, पूछा जा सकता है, इसीलिए सारी मिट्टियाँ जान लीजिए, कौन कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये अपने दिमाग में जरूर आप बैठा लीजिए, नहीं बैठाएंगे ना तो परेशानी होनी तय है आपको, नहीं बैठाएंगे तो आपको परेशानी होनी तय है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कह रहा है भैया।
निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मैं आपको बता दूं उड़ीसा में पाई जाती है। लाल मिट्टी उड़ीसा में पाई जाती है। बाकी राज्यों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। केवल आप उड़ीसा में लाल मिट्टी याद रखिए, बाकी तो आपको जाके खुद पढ़ना होगा, क्योंकि मैं सारी चर्चा यहीं पे करूँगा तो आप लोग पीछे पढ़ेंगे नहीं कुछ। हाँ, इसमें जो जो ऑप्शन है मैं उनको बता देता हूँ कि किन में क्या क्या पाई जाती है। तो जो आपका ये गुजरात है, गुजरात में तो आप जनवरी करते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, तभी तो कपास होता है ना गुजरात में, कपास के उत्पादन में गुजरात प्रथम है। पंजाब में भैया जलोढ़ पाया जाता है, क्योंकि नदी है ना यहाँ पे, जहाँ जहाँ जिस राज्य में नदी हैं वहाँ पे जलोढ़ पाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए आपकी गंगा यमुना बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ होगा, पंजाब में भी जलोढ़ होगा, ठीक है, याद रख लीजिए। आपका गुजरात में हो गया काली मिट्टी और उड़ीसा में हो गया कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। बाकी राज्यों को आप जाइए और खुद देखिए कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है ना, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है भैया देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, बताएंगे जरा। गैर परंपरागत मतलब जानते हैं आप लोग? नवीकरणीय संसाधन। गैर परंपरागत का मतलब होता है ये क्या लिख रहा है जी, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन अर्थात जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। बताइए, कोयला लीजिए, कोयला अगर आपने एक बार जला दिया तो क्या फिर से उसको लेकर जला सकते हैं का? अरे ऐसा होता ना तो कोयला ही खरीद के घर में एक बोरिया धर लेते, रोज जला हाथ सेकते पूरी ठंडी है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, मतलब कोयला गलत। प्राकृतिक गैस सीएनजी भैया, सीएनजी आज के समय सीएनजी गाड़ी चल रही है ना, तो बताइए वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या? इधर से गाड़ी चलाए फिर दूसरे की ओर से पाइप लगा भर दें उसमें फिर यूज करें, ऐसा ना होता ना तो आज सीएनजी गाड़ी ही खरीद लिए होते, पेट्रोल गाड़ी खरीदवे नहीं किए होते, याद रखिएगा, क्योंकि एक बार भरवाते जिंदगी भर चलाते, नहीं होता ना ऐसा, ये भी गलत है। फिर देखिए पवन ऊर्जा, पवन चक्की, तो ठीक तो है। अब मान लीजिए हवा ऐसे बहती जा रही है, आपने यहाँ पे पवन चक्की लगा दी। पवन चक्की का मतलब जानते हैं? ऐसे बड़ा सा खंभा और ऊपर एक पंखा, पंखा ऊपर से डोलेगा हवा के द्वारा, नीचे आप एक टरबाइन लगा देंगे, यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, और जब आप टरबाइन लगाएंगे तो वो टरबाइन घूमेगा, उसी से बिजली पैदा होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ इसमें कि आपने देखा कि यहाँ पर पंखा लगा था, हवा ऐसे आई, इस पंखे को डुला दिया इसने, टरबाइन चल गया नीचे, बिजली पैदा हो गई। अब ये हवा अगर आगे जाएगी तो क्या बेकार हो जाएगी क्या? नहीं बेकार होगी भैया। अगर हवा आगे जा रही है फिर से आप यहाँ पे एक पंखा लगा दीजिए और फिर से हवा उसको घुमाएगी, फिर वहाँ पे पैदा होगी बिजली। मतलब आप जितनी बार हवा से चाहिए बिजली बना सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। हम भी बनाए, आपके गाँव में जाए आप बनाइए, आपके पड़ोसी गाँव जाए वो बनाए, सब बना लें बिजली, होगा कि नहीं होगा? ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा ऊर्जा सही है? पवन ऊर्जा सही है। लास्ट में खनिज तेल की भी बात कर लेते हैं। खनिज तेल मतलब वही पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल तो आप जनवरी करते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, अनवीकरणीय। तो गैर परंपरागत जो है उनको नवीकरणीय कहा जाएगा, याद रखिएगा, और जो परंपरागत हैं उन्हें अनवीकरणीय कहा जाएगा, अनवीकरणीय कहा जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए भैया, कौन सा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में प्रमुख है? देखिए, खनिज उत्पादक राज्यों का पहले मैंने पूरा आपको स्लाइड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? देखिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, पूछा गया कि नहीं पूछा गया? तो आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आज देखिए लगभग सवाल मैंने आपको करवाए हुए हैं, हर एक सवाल मैंने करवाया हुआ अब तक का आपका। हिस्ट्री छोड़ दीजिए, हिस्ट्री भी तो पिछले सेट में आ ही चुकी है ना, ध्यान में रखिएगा। तो बॉक्साइट देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, इसीलिए थोड़ा पढ़िए, मन से विश्वास करिए और पढ़िए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा जी? ओडिशा। बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख राज्य ओडिशा है भैया, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें बाकी की मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पैदा होता है, फिर झारखंड आता है, झारखंड, ओडिशा के बाद झारखंड, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे क्रम देखिए, मैंने आपको क्रम लिखवाया हुआ है, हल्के मत लीजिए उस क्रम को, आप पढ़िए एक बार, आज तुरंत जाइएगा। HW आपका यही है, HW आपका यही है, तुरंत जाने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और ये भी HW ऊपर वाला भी रहेगा, HW ऊपर वाला भी आपका HW रहेगा, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा, ये भी आपको पढ़ना होगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। HW कौन सा? पूरी मृदा, पूरी मृदा पढ़िए, पूरा खनिजात पढ़िए, पूरा खनिजात पढ़िए, और एक साथ और एक चीज़ और एक होमवर्क में रहेगा, और एक होमवर्क रहेगा आपका, जितने भी फसल उत्पादक राज्य हैं उसको ही पढ़िए, तुरंत जाने के बाद पढ़िए, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए, आपको याद होगा, धोखा मत दीजिए किसी को। ये मत सोचिए कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद पढ़ूंगा, नहीं, समय आता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, याद रखिएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके लिए अन्य सारे काम भी आ जाते हैं। तो जो आपको अभी काम बोला गया उसको अभी करिए,
कबीर ने दोहा सही कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करे वो कब। बोलिए अभी परलय कब हो जाए मालूम है क्या आपको? मन में सोचे रहे होंगे परलय हो जाए, मर जाए, पढ़ाई लिखाई छुट्टी हो जाए, स्कूल वही गिर जाए। अरे ये सब मत सोचिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे भैया आ गया फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। अरे भैया सीधा सीधा इसमें जो धातु है वही धात्विक खनिज है, जो धातु है वही धात्विक खनिज है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें CO3 है कि नहीं, दोनों अधातु हैं, इसका मतलब ये धात्विक खनिज नहीं होगा। सल्फर को तो वैसे भी जानते हैं आप लोग, अधातु पढ़े ही हैं। कोयला कार्बन होता है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अधातु है, ये है। बचा कौन भैया, मैग्नीज। मैग्नीज 25 होता है ना, 25 परमाणु क्रमांक। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, तो आप अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप शर्माते हैं कमेंट बॉक्स में बोलने में, तो आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी में ही लिख लीजिएगा और बता दीजिएगा, अपने अपने आप को बता लीजिएगा, समझ लीजिएगा मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ना। याद रखिए अपने आप को ही बता लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अरे जो जीव है वही जैव संसाधन है, जीव से प्राप्त हुआ। लोहा, लोहा आपसे बनता है क्या, या आपके हाथ को गला दिया गया और लोहा बन गया है? नहीं नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता है। लोहा जैव संसाधन नहीं है। तांबा नहीं है, चट्टाने भी नहीं है। मछली उद्योग है, मछली उद्योग है, जीव है ना वो, जैव संसाधन है मत्स्य उद्योग, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले चलें, आइए जरा लास्ट पेज को देख लिया जाए। देखिए सवाल नंबर भैया 16, सवाल नंबर आ गया 16। क्या है जी सवाल नंबर 16, थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से बड़ा कर दें। आइए जरा, लीजिए बड़ा कर दिया हमने। तो भैया आपसे पूछा क्या गया आपसे, देखिएगा आप लोग। आ जाइए जरा देखिए, आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, देखिए आप क्या पूछ रहा है आपसे। कार्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है, ठीक है। तो अभी इसका मेरे पास कोई फैक्चुअल डाटा तो नहीं है, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पंजाब है, पंजाब में खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होती है। इसीलिए आप अभी के लिए इस आंसर को तैयार रखिए, मैं एक फैक्चुअल डाटा एकत्रित कर लूँगा, फिर इसके बारे में बताऊँगा कि किस राज्य में कितने % पर खेती की जा रही है, ठीक है। हाँ एक चीज़ याद रख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेती होती है। आप लिख सकते हैं इसी के सवाल के बगल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से जी, क्षेत्रफल। यहाँ देखिए प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब जैसे पंजाब के पास इतनी भूमि है 100% होगी, ये टोटल जितना भी होता है टोटल 100%, तो 100% में से ये सबसे ज़्यादा % पर खेती करता है। लेकिन मान लीजिए एक लोग के पास इतना हो, इतना खेत हो, अब वो इतने खेती कर रहे हो तभी तो उनसे ज़्यादा हो जाएगा ना, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पे जो है राजस्थान नंबर 1 पे आता है खेती करने में, क्षेत्रफल के आधार पे जो भैया है राजस्थान नंबर 1 पे आता है खेती करने में, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और मैं एक बात अभी आपसे बता रहा हूँ, अपने मित्रों के पास इसको जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर कर दिया करिए, चाहे आपके पास इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके पास व्हाट्सएप हो, चलाते तो जरूर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित किया गया क्षेत्रफल कौन सा है, बताइए तो आप। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित किया गया क्षेत्रफल कितना है, कितना है। मैंने आपको वन रिपोर्ट में पढ़ाया था, जाइएगा पार्ट 2 संसाधन और विकास नामक चैप्टर देखिएगा, पहला पार्ट संसाधन और विकास नामक चैप्टर में आप जाके देखेंगे, आपको मिलेगा पूरी वन रिपोर्ट मैंने पढ़ा के रखी है उसमें, पूरी वन रिपोर्ट, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। पूरी वन रिपोर्ट मैंने वहाँ पढ़ाई है और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो पूरा % है वो 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए। लेकिन अब तक 17 राज्य, याद रखिएगा 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही 33% का आंकड़ा पार कर पाए हैं। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही 33% का आंकड़ा पार कर पाए हैं, परंतु बाकी राज्य अभी पीछे ही, ठीक है ना। टोटल 36 हैं, 36 में से 17 ने पार किया, बाकी ने भी नहीं पार किया है, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो 33% आंकड़ा होना चाहिए, 33%। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया इस समय कितना है। मैं कहूँगा आप पूरी वन रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे उसमें इस समय कितना है। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं निराश नहीं करूँगा। इस समय टोटल वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र है 24.62%, 24.62%। पूरा वन और वृक्ष मिला के, वहाँ मैंने वनावरण वृक्षावरण अलग से अंतर समझाया कि नहीं समझाया है, याद रखिएगा।
24.62% है, जिसमें 21.71% पर वन है। कौन है? वन। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और फिर आपका कितना? 2.91% पर आपका वृक्ष है। 2.91% पर वृक्ष है आपका। ठीक है। उसके बाद मैं एक बात और बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन का कहाँ पर है। याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वन का पूछ रहे हैं। वन का कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। परंतु सर्वाधिक प्रतिशत, जैसे मान लीजिए इतने छोट का आपका राज्य है, आधे से ज़्यादा आपका है। ठीक है, तो वो प्रतिशत की बात हो रही है। मध्य प्रदेश इतना बड़ा, उसका आधा से कम ही है, लेकिन ज़्यादा क्षेत्रफल में है। तो क्षेत्रफल और प्रतिशत में अंतर होता है। प्रतिशत का मतलब आपके पास जितना है, आपने उसका कितना % वन लगाया है। छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास देखिए 1 ही बीघा खेत है, 1 बीघे खेत में आपने आधा बीघे पे आलू लगा दी है, तो आपके कितने % पर आलू लगी हुई है जी? आपके आलू लगी है 50% पे। कितने पे लगी है? 50% पे। परंतु एक व्यक्ति के पास 100 बीघा खेत है, वो 1 ही बीघा पे आलू लगाया, तो उसका 21% कहा जाएगा। तो देखिए वो 1 बीघा पे लगाया, वो आप आधे बीघे में लगाए। क्षेत्रफल तो उसी का ज़्यादा है ना, 1 बीघा। परंतु आपका क्या है? बोलिए, आप बोलिए, आपका क्या है? आपका तो आधा बीघा है, मतलब उससे कम है। परंतु परसेंट में देखा जाएगा तो आपने अपना 50% उसमें लगा दिया। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु उसने कितना % लगाया? उसने खाली 1% लगाया। तो परसेंट अलग होता है और क्षेत्रफल अलग होता है, याद रख लीजिएगा। जो 1 बीघा और आधा बीघा मैंने बोला वो क्षेत्रफल था, और जो मैंने 50% और 1% बोला, मतलब आपने आधी भूमि पर लगा दिया ना उसको। ये तो 100 में से 1 पर लगाया, 1% ही लगाया ना, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वन का है एमपी में भैया। और सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है? पूरे राज्य का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है? वो आपका मिजोरम में है। किसमें है? मिजोरम में। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, मिजोरम में है। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर है? ये तो रिपीटेड सवाल आ गया क्या जी? ये तो रिपीटेड सवाल आया जी, रिपीटेड है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। इसमें मैंने श्रीलंका भी बताया था ऊपर है, और जो आपका भैया बांग्लादेश है वो भी ऊपर है। श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ऊपर है ना। ठीक है भैया, श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ऊपर हैं। नेपाल जो था आपका 143 नंबर पे था, भारत का भैया 132 पे था। पाकिस्तान तो हमारे भाई साहब एकदम निपट गए थे, 161 पे थे। श्रीलंका वाले 73 पे थे, और बांग्लादेश वाले 129 पे थे। तो श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ज़्यादा थे, परंतु ज़्यादा ऊपर कौन है जी? श्रीलंका। तो आप नियम से याद कर लीजिए कि अपने यहाँ, मतलब भारत के आसपास के क्षेत्रों में श्रीलंका ही आपसे ऊपर है। बस इतना याद करिए। अभी तो बांग्लादेश भी चला गया है, परंतु अगर श्रीलंका नहीं आता तो आप बांग्लादेश लगाएंगे। दोनों आ गया तो जो ज़्यादा ऊपर है उसको लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भारत से बेहतर स्थिति में 2 लोग हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश। देखिए रिपीटेड सवाल आया कि नहीं आया? देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं आपके, याद रख लीजिएगा। अगर आप सवालों को हल्के में लेंगे तो सवाल आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। फिर देखिए भैया यहाँ पे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो आप प्रकृति से निकालते हैं वही प्राथमिक क्षेत्र है। मतलब उसमें आपने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने आपने दिया, आपने उसको ले लिया। अब देखिए भवन निर्माण, क्या प्रकृति ने ईंट गिराया? क्या ईंट गिराया ले जो बनाओ घर, हुआ क्या इसमें? नहीं। प्रकृति से आई मिट्टी, मिट्टी से आपने बनाया ईंट, फिर प्रकृति से आई चट्टानें, चट्टानों से आपने बनाया सीमेंट, तब जाके आपने भवन का निर्माण किया। मतलब ये भैया प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। इसको एक क्षेत्र बोलते हैं अवसंरचना क्षेत्र। अवसंरचना क्षेत्र ये आपका द्वितीयक में ही आता है। किसमें आता है? द्वितीयक में आता है अवसंरचना क्षेत्र। बर्तन बनाना भी तो इसमें नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने प्रकृति से तो आया नहीं, स्टील की आपने झोंक दिया बर्तन बन गया। ना। पहले आप स्टील बनाते हैं, ज़मीन से लोहा निकलता है, लोहे में कई चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं स्टील, फिर स्टील से बनता है बर्तन। बाकी और किसी का बना लीजिए, ठीक है, लेकिन पहले आप ज़मीन से उसको थोड़ी निकालेंगे ना, पहले उससे उस धातु को प्राप्त करेंगे, फिर बर्तन बनाएंगे। इसीलिए ये भी प्राथमिक में नहीं आएगा आपका। सिलाई भी तो प्राथमिक में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप कपड़ा बनाते हैं रेशम से, फिर उसके बाद उसको सिलते हैं। ठीक। खनन जो है, खनन का मतलब आप ज़मीन में कुछ है खोद के निकाल लिए, आपने उसमें कुछ किया थोड़ी ना। आपने ऐसा उसमें नहीं था कि आज सोना डाला आपने, फिर 4 दिन बाद आप खोद के निकाल रहे हैं तो खनन हुआ। नहीं, खनन का मतलब जो ज़मीन में है, कोयला है, चट्टान है, खनिज है, आप इनको जो खोद के निकाल रहे हैं उसी प्रक्रिया को खनन कहते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से मिला, इसीलिए जो आपका खनन है वो क्या है बताइए ज़रा?
जो खनन है आपका वो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, सिलाई, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना हुआ था? तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिपीटेड सवाल है। 1986 में बना हुआ था और उसी समय पारित भी हुआ था, याद रख लीजिएगा आप लोग। इसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ बातें कही गई थी। देखिए मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ जो कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। सबसे पहला चीज़ देखिए, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 से 70 में, 1960 से 70 में शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरा देखिएगा आप लोग, दूसरा जो है उपभोक्ता के अधिकारों को, उपभोक्ता के अधिकारों को 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकारा। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए पेपर में आ सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया कब? 1985 में। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। उपभोक्ता के अधिकार को 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया। और तीसरा नंबर, एक संस्था बनाई गई उपभोक्ता इंटरनेशनल, याद रखिएगा आप लोग, एक संस्था बनाई गई उपभोक्ता इंटरनेशनल। ठीक है, उपभोक्ता इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें लगभग 115 से अधिक देश शामिल हैं, 115 से अधिक देश शामिल हैं। और ये 220 ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, याद रखिएगा आप लोग, 220 संस्थाओं को संरक्षित करता है। कितनी संस्थाओं को जी? 220 संस्थाओं को संरक्षित करता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और आपके यहाँ का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, एक्ट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, भैया पारित हुआ था 1986 में, संशोधन हुए थे 1993 और 2002 में। देखिए पारित हुआ और लागू भी यही समय हुआ था, पारित हुआ लागू आपका 1986 में हो गया था। तो 1993 और 2002 में संशोधन हुआ इसमें, 2002 में क्या हुआ? संशोधन हुआ इसमें। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए आगे, अब देख लीजिए एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे कोपरा नाम से जाना जाता था। कोपरा, COPRA, COPRA, कोपरा नाम से जानते थे। तो कोपरा किसका नाम है आप बता दीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में इसका प्रयोग किया है। ठीक है ना, इसलिए कोपरा शब्द आपको जानना जरूरी है, कोपरा। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर, एक चीज़ और, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आ चुका है, 2019 आ चुका है, याद रख लीजिएगा। नोटेड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया वाला आ चुका है। कब का पारित है ये? 2019 में पारित हुआ, लेकिन इसका लागू लिख लीजिएगा, लागू जुलाई 2020 से, लागू जुलाई 2020, लागू हुआ भैया जुलाई 2020। देखिए जुलाई की स्पेलिंग ही गलत हो गई, जुलाई 2020 में लागू हुआ, नोट कर लीजिएगा। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखिए भैया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, वो खत्म हो चुका है, निरस्त कर दिया गया, निरस्त, खत्म। उसकी जगह कौन आ गया? नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नाम है 2019। क्यों? क्योंकि भैया संसद में पारित 2019 में हो गया, लागू किया जाने वाला था परंतु कोरोना के कारण हो गया लेट, और 2020 में ये लागू हुआ जुलाई में। कब लागू हुआ? जुलाई में लागू हुआ। तो जुलाई से इसको पूरी तरह से लागू किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को। इसमें जानते हैं उपभोक्ता की स्पष्ट परिभाषा लिखी गई है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की स्पष्ट परिभाषा लिखी गई है कि भैया उपभोक्ता कौन होगा, उपभोक्ता कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनके अनुसार उपभोक्ता वह है जो
किसी भी वस्तु या सेवा को, वस्तु या सेवा को, ठीक है, स्वयं प्रयोग करने के लिए, याद रखिएगा, स्वयं प्रयोग करने के लिए हो गया ना, पैसा देता है। क्या देता है जी? पैसा देता है। अब इसको चाहे जिस माध्यम से समझिएगा आप, पैसा देता है, चाहे पैसे चुकाता है या धन अदा करता है, ये सब बोला जा सकता है। तो मतलब समझ लीजिए, अगर आप अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं, या कोई सेवा खरीद रहे हैं, सेवा का मतलब जैसे हम लोग सिम कार्ड चलाते हैं ना, तो सिम कार्ड जो हम लोग चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिम कार्ड जो हम लोग चलाते हैं वो सेवा है हमारे लिए। सेवा कोई वस्तु थोड़ी ना, पैसा उसमें डलवाते हैं फिर बातचीत करते हैं, वो सेवा है, ठीक है। तो जो सेवा हम लोग लेते हैं, अगर उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं तो हम उपभोक्ता हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपने सामान खरीदा फिर मुझे बेचा, तो आप उपभोक्ता नहीं हैं। अर्थात अगर आपने उस वस्तु या सेवा को फिर से बेचने के लिए खरीदा हुआ है, मतलब एक प्रकार से आप मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता में नहीं आएंगे। आप उपभोक्ता में नहीं आएंगे, इस बात को लिख लीजिएगा कि जो कुछ चीज़ें बेचने के लिए उसे खरीदता है, मतलब अगर आप बेचने के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं हैं। एक और व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होता है, कौन? जिसको फ्री में कुछ दिया जाता है, जिसको फ्री में कुछ दिया जा रहा है। मतलब मैं आपको फ्री में कुछ दे रहा हूँ, आप उसका उपयोग कर रहे हैं और वो घटिया क्वालिटी का है, तो आप गए मेरे ऊपर केस कर दिए कि इन्होंने मुझे गलत चीज़ दिया हुआ है, ना ना ना, ऐसा नहीं है, आप उपभोक्ता होंगे ही नहीं। अगर आपने उसके लिए मुझे पैसा दिया हुआ है, चाहे ज़्यादा ही दिया हो चाहे कम ही दिया हो, तो ही आप उपभोक्ता हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप उपभोक्ता नहीं है। दूसरा, अगर आपने मुझे पैसा दिया और आपने उसे बेचने के लिए मुझसे खरीदा था, तो भी आप उपभोक्ता नहीं है, तब आप मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसका उपयोग किया हुआ है तभी आप उपभोक्ता हैं। हाँ, एक बात समझिएगा कि आपने जिसको बेचा वो आप पर केस कर सकता है, शौक से करेगा, ठीक है, लेकिन आप मेरे ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि आप उपभोक्ता नहीं हैं। हाँ ठीक है, आप उसमें मुझको शामिल कर सकते हैं, मुझे उसमें बुलाया जा सकता है, लेकिन आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। वो उपभोक्ता आपके ऊपर केस करेगा जिसने उसका उपयोग करने के लिए खरीदा था, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको ये भी बता दिया उपभोक्ता। अब मैं आपको उपभोक्ता अधिकार एक दिन लेकर आऊँगा, फिर समझाऊंगा। कल की क्लास में मैं आपको उपभोक्ता अधिकार समझा दूंगा कि उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने? टोटल 6। वो आपको जानने जरूरी हैं, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता के 6 अधिकार कौन से हैं। कल की क्लास में आपको बता दूंगा, क्योंकि देखिए मेरे अलार्म बच्चे बज चुके हैं, अलार्म बज चुका है, मेरा आने का टाइम हो चुका है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय, टाटा। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। साथ में इसको अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते रहिए और अपने मित्रों से भी शेयर करवाते रहिए। थोड़ा सा एक क्लास को भी आप लोग शेयर करिए तो आपको इसका महत्व अलग ही दिखने लगेगा। चलिए, धन्यवाद।